मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। हरियाणा की पर्सनालिटीज पढ़ रहे थे कल, शायद साहित्यिक टाइप के लोगों के बारे में बातचीत की थी। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक राजनीतिक बड़ी हस्तियां जिनका संबंध राजनीति से था, और दूसरे जो साहित्य से जुड़े थे। कोई निबंधकार, पत्रकार, साहित्यकार, नाम याद आया एक आदमी का? किसके बारे में बात हो रही है? बाल मुकुंद गुप्त, रेवाड़ी के गुड़ियानी में जन्मे, 14 नवंबर 1865। 21 साल की छोटी सी उम्र में एक अखबार निकाला, अखबार-ए-चुनार, अखबार-ए-चुनार, और ये निकाला 1886, 88, 89 में। क्या नाम था? कोहिनूर। पहले अ आता है, बाद में क आता है, इन केस हमसे पूछ भी लें तो। इसी आदमी ने 3 हिंदी के लिए भी बड़े बड़े काम किए। भारत, हाँ, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। इसने 2 व्यंग्य के ऊपर भी काम किए, शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। ये क्यों व्यंग्य कर रहा है और किस कारण से? 1905 बंगाल विभाजन, बंग भंग, तभी तो उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। एक आदमी ने लिखे थे दुबे जी की चिट्ठियां, विशंभर नाथ कौशिक। कहाँ के थे कौशिक? ठीक है। राजनीति में अगर कहें किस आदमी ने हरियाणा का आज का स्वरूप बहुत बड़ा बना के पेश किया? बंसीलाल जी के टाइम में सड़कें भी बहुत बनी और बिजली भी 100% गांव तक। सड़कें ज्यादा बनवाने के कारण इनको किससे कंपेयर कर देते हैं? शेरशाह सूरी से। अकबर का समकालीन अपने यहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे। कहाँ जन्मे थे? सीही गांव। कहाँ है ये? फरीदाबाद में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। भजनलाल जी का बताना जरा, कहाँ जन्मे? पंजाब के बहावलपुर में ना। आज अगर देखें तो वो हिस्सा पाकिस्तान। एक महिला थी पहली एमएलए, चंद्रावती। कहाँ जन्मी थी? भिवानी के डालावास में। और गोलागढ़ में बंसीलाल। बंसीलाल का बर्थ ईयर 1927, चंद्रावती जी का 28। पहली महिला जो सीएम बनी दिल्ली की, सुषमा स्वराज। कौन सा बर्थ ईयर है तुम्हारे यहाँ उनका? 1952। 1977 में किस पार्टी की तरफ से? जनता पार्टी। वो सबसे यंग बनने वाली एमएलए। कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली थी? यहाँ की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार। क्या वो कभी सूचना प्रसारण मंत्री भी रही? कब से कब? 2000 से 2003। शिक्षा मंत्री भी रही थी। ठीक है। कितनी बार एमपी बनी थी और एमएलए? इसको ठीक उल्टा कर दें। लोकसभा का एमपी बंसीलाल जी 3 बार, राज्यसभा के 7 बार। लेकिन बंसीलाल जी 2 बार राज्यसभा के भी थे, इसलिए टोटल बंसीलाल जी का देखें तो 5 बार एमपी और 7 बार एमएलए। कितनी बार सीएम भी बने? अच्छा, एक आदमी 2 बार बना, पर उस 2 बार में भी 82 में दोबारा बना, भजनलाल। भजनलाल जी किसके सिरमौर कहलाते हैं? ठीक है। अब भजनलाल जी ने कोई पार्टी बनाई थी क्या? क्या बनाई? हरियाणा जनहित कांग्रेस। अलग हो गए थे क्या? बंसीलाल जी भी अलग हुए थे। कौन सी पार्टी बनाई? हरियाणा विकास पार्टी। वो अलग हो गए थे 1996 में। इन्होंने पार्टी बनाई 2000, कब बनाई थी? हाँ, इनकी, हाँ, 2007 में। और बस कुछ साल ही रहे ये, फिर ये एक्सपायर होने के बाद इनके बेटों ने उस पार्टी का विलय वापस किसमें कर दिया? कांग्रेस में। तो अब वो पार्टी अलग नहीं है। चलो, ये सब हमने पढ़ लिया। आज देखो जरा, आज अगली हस्तियां पढ़ेंगे जो बॉलीवुड से या मूवीज से, इस तरह से अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हैं। देखो जरा पेज नंबर, कल कितने पढ़े थे? 45 का। अच्छा, ये डॉक्टर मुक्ता पढ़ी थी, पहली महिला ना, निदेशक बनी थी। कौन सी? हरिगंधा करके थे ना, मैगजीन का नाम भी है। ठीक है। पेज 245 पर अगली हेडिंग है,
हरियाणा के प्रमुख कलाकार जो मूवीज में, कोई रागनी में, कोई डांस में, कोई किसी तरह से जिन्होंने कुछ अच्छा किया, हरियाणा के प्रमुख कलाकार। पहला नाम किसका लिखा है? हाँ, सबसे पहला नाम है सुनील दत्त का। एक एक करके पहले नाम देख लेते हैं। और कौन है? पंडित जसराज। फिर क्या नाम है? सतीश कौशिक। ठीक है, सतीश कौशिक। पहले चार ही पढ़ लेते हैं। ओमपुरी, ओमपुरी। अब लगभग के बारे में तुम जानते भी हो, फिर भी किताब के नजरिए से भी एक बार पढ़ना जरूरी है। पहला नाम किसका लिखा है? आप सब जानते हैं सुनील दत्त बॉलीवुड में बहुत बड़ा चमकता सितारा थे और संजय दत्त के पिताजी हैं। इनकी वाइफ का भी एक टाइम पर पूरे बॉलीवुड पर राज चला, नरगिस, जो संजय दत्त की माताजी हैं। ये पैदा तो हुए थे पाकिस्तान में, पर बंटवारे के बाद आपके हरियाणा के यमुनानगर में आकर बस गए और कई पंजाबी मूवीज में भी इन्होंने काम किया। इतने फेमस थे, इतने बड़े थे, बाद में ये शिफ्ट कर गए मुंबई, क्योंकि बॉलीवुड के सारे जितने ज्यादातर लोग आप जानते हैं मुंबई में रहते हैं। फिर मुंबई में लोगों के क्योंकि लोकप्रिय थे तो पार्टी ने टिकट दे दी और टिकट से ये जीत गए और ये कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। सिर्फ जीते भर नहीं, ये कैबिनेट मंत्री बनाए नौजवानों के लिए, तो युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री बने संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त। अच्छा काम किया और बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम था ही। तो बस ये दो चार बातें याद रखना। यमुनानगर के हैं, बाद में ये कैबिनेट स्तर के मंत्री बने। नेक्स्ट कौन लिखा है? अभी तो एक्सपायर हुए पिछले से पिछले साल 2020 में ना, और विदेश में एक्सपायर हुए, यूएस में थोड़े बीमार रहे, वहां हॉस्पिटलाइज थे, वहीं एक्सपायर हो गए। हम अपने आप को ये प्राउड फील करें कि हरियाणा के छोटे से गांव से निकल के ये आदमी, और दुनिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम चलता था। जो थोड़ा सा म्यूजिक जानते हैं वो पंडित जसराज जी को अच्छी तरह जानते हैं, इनके नाम को। 1930 में जन्मे थे और हरियाणा के आज फतेहाबाद, लेकिन तब हिसार था, हिसार के एक गांव में जन्मे थे जिसका नाम था पीली। अब ये मंडोरी भी लिख देते हैं और मंदोरी भी लिख देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में डी और द पता नहीं चलता। तो पीली मंदोरी या पीली मंडोरी गांव में इनका जन्म हुआ 1930 में हिसार में। इनके खानदान में ही गायक थे। इनके पिताजी बहुत बड़े जाने माने गायक थे और इनके पिताजी को उस टाइम पर हैदराबाद से बुलावा आया था। सोचो, हरियाणा के गांव के एक आदमी को हैदराबाद के नवाब, जो वहां पे थे ना, हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे, वहां से मैसेज आया कि जी आपके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट वहां खाली है और खूब पैसा भरमार हर चीज की। वो यहाँ से जाते, लेकिन जब ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी की डेथ हो गई। कहते हैं अपने पिताजी से इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन 4 साल में बच्चा क्या शिक्षा लेगा। फिर भी ये कहा जाता है कि 1.5-2 साल में ही ये तबला वादक बन गए थे। तो उस टाइम पे ये बड़ी बात थी। और आज अगर देखें तो दुनिया में म्यूजिशियंस में जब बात होती है म्यूजिक से जुड़े लोगों की, तो हमारे हरियाणा के पंडित जसराज स्वर सम्राट कहलाते हैं। स्वर सम्राट। ढेरों अवार्ड इनको मिले, पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है, संगीत मार्तंड ये हैं, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, और देश की सबसे बड़ी जैसे शान अगर कहें तो पद्म ही तो हैं, ये तो भारत रत्न या पद्म, ये पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। अभी पिछले साल एक्सपायर हुए थे, पिछले से पिछले साल 2000। मेवाती घराने के हैं, पैदा मेवात में नहीं हुए, गाने के ना कुछ घराने हैं, जैसे ग्वालियर घराना, मेवाती घराना। तो ये किस घराने के हैं? मेवाती घराने। पैदा किस जिले में हुए हैं? हाँ, अब कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद में। गांव का नाम क्या है? पीली मंदोरी। तो स्वर सम्राट और बहुत सारे, जहां स्वर का, म्यूजिक का जिक्र आए तो अपने पंडित जसराज जी का नाम, पता नहीं कितनी बार HSSC इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, मूवीज में, गोविंदा के टाइम की मूवीज में ना एक मोटा सा आदमी होता था, छोटी सी हाइट का, थोड़ा काला सा, और हर एक मूवी में लगभग उसके साथ था, जो उसके दोस्त के रोल में था, वो हमारे सतीश कौशिक थे। हमारे हरियाणा में जन्मे सतीश कौशिक 1983 में एक मूवी बनी थी मासूम, जिसका एक गाना हर बच्चे ने उस टाइम पे, क्या आज तक भी गाते हैं, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, वो मासूम मूवी का था। और उस मूवी में ये पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शेखर, क्या नाम है उस आदमी का? शेखर कपूर। शेखर कपूर बड़ी हस्ती थे 80s 90s के दौर में, उस टाइम इन्होंने उनको असिस्ट किया था। तो असिस्टेंट बनना किसी बड़े आदमी का बड़ी चीज होती है।
सतीश कौशिक ने बहुत नाम कमाया और अब पीछे तक भी कई बड़ी बड़ी मूवीज में, ढोल जैसी जो मूवी आई थी जिसमें बहुत मजाक और ये सब था, ये इसके डायरेक्टर थे। तो सतीश कौशिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं। अगला क्या लिखा है? सब जानते हैं ओमपुरी। कोई बहुत सुंदर नहीं थे, शक्लो सूरत से बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ग्रेट एक्टर थे और इनकी बराबरी एक्टिंग में करना कोई मजाक नहीं था। हर रोल को बखूबी निभाने वाला ये आदमी, जिसकी पहचान उसकी शक्ल नहीं थी, जिसकी पहचान उसकी क्लासिक एक्टिंग थी। और सिर्फ इंडिया नहीं, यूके और अमेरिका जैसे देशों ने कई मूवीज में इनको रोल दिए थे। उस टाइम पर सोचो, जब शक्ल ही सब कुछ हुआ करती थी, इंटेलिजेंस की बात कम लोग करते थे, तब इस आदमी ने अपने दिमाग के बलबूते, अपनी एक्टिंग के बलबूते अपना एक मुकाम बनाया। और अभी कुछ साल पहले इनकी डेथ, 2016-17 के आसपास इनकी डेथ हो गई, कई साल बीत गए अब तो ओमपुरी एक मंझे हुए कलाकार थे और बेहतरीन अभिनय में। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, एक मूवी आई थी, पता नहीं डैडी नाम था शायद उसका, उसमें उसका जवान लड़का मर जाता है एक आदमी का और वो उसकी अस्थियों के लिए घूमता है। तो क्या इसने रोल किया था, उसको देख के मतलब ना, मैं शायद 5-7 साल की रही होंगी, हमें उस टाइम पे रोना आया कि आदमी कितना परेशान है। सरकारी किसी कारण से एक्सीडेंट में वो लड़का मर गया और उसका पता नहीं चल पाया, तब फोन वगैरह होते नहीं थे, तो इसने एक जवान लड़के के जो मर गया उसके बाप की एक्टिंग, क्या गजब एक्टिंग की थी। या तो ये थे या तो पता नहीं ये था शायद, कौन है आजकल ये एक बड़ा फेमस रहते हैं, खेर, अनुपम खेर, शायद अनुपम थे, ये नहीं थे, अनुपम खेर थे। दोनों अपने टाइम के बेस्ट कलाकार थे, अनुपम खेर भी और ओमपुरी। पर हमसे संबंधित अगर कहेंगे तो कौन है ये? ओमपुरी जी। चलो पहले 4 पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसमें तो शायद अनुपम खेर थे, वो फादर वाली मूवी में। तो चलो पेज नंबर कहाँ पहुंचे हम? 45 पे सबसे ऊपर हेडिंग है हरियाणा के प्रमुख कलाकार। पहला टिक कर लो, सुनील दत्त, बलराज दत्त इनका असली नाम था। इनका जन्म 1929, इनकी बर्थ डेट नहीं याद करनी, बस एक आइडिया रखना, 1929 के। तो 29 को अविभाजित पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। विभाजन के बाद इनका परिवार हरियाणा के यमुनानगर में आकर बस गया। अंडरलाइन कर लो, यमुनानगर। भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं। इन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रमुख फिल्में मदर इंडिया, बहुत बहुत बढ़िया मूवी, देखने लायक, और इसमें इसकी पत्नी इसकी माँ के रोल में है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनकी वाइफ इनकी माँ के रोल में। और सारी मूवी तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन उसके कुछ सीन हैं जिनको सच में तुम्हें भी देखना चाहिए, यूट्यूब पर भी हैं। इस मूवी का लास्ट सीन देखने लायक है, जब एक लड़का जो कि डाकू टाइप बन गया, बिगड़ गया, गलत रास्ते पे चला गया और एक गांव में उसकी माँ से कभी कभी मिलने आता है। तो वो लास्ट सीन ये है कि वो एक लड़की को, जिसकी शादी हो रही है, उसके मंडप से जबरदस्ती, उसके पास बंदूक, वो डाकू टाइप का आदमी है, तो उसको उठा के ले जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि भाई तू ये काम नहीं करेगा, अगर तू सच में तू मेरा बेटा है तो सोचता है माँ है, माँ क्या बिगाड़ लेगी, औरत है, वैसे भी बुढ़ापे में आ गई है। वो उसको घोड़े पे बैठा के जैसे ही भाग रहा होता है ना, तो लास्ट पूरा गांव खड़ा, और पूरे गांव को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। उस मोमेंट पे ये वो लड़का जो था, वो जब ये सब चल रहा था तो वो उसकी बंदूक वहीं रह गई। वो उठा के बंदूक और अपने लड़के की तरफ तान देती है और कहती है इसको उतार दे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। तो अपनी माँ को पीछे मुड़ के देखता है और वो 100% श्योर है कि माँ थोड़ी ना गोली चला पाएगी, और वो निडर होके, निर्भीक होके घोड़े को भगाने लगता है। और पीछे से वो 1-2 बार चिल्लाती है कि मेरी बात मान ले, लेकिन वो नहीं मानता। फाइनली वो शूट कर देती है और वहीं वो लड़का गिर के मर जाता है। जैसे ही वो मतलब गिर गया नीचे, फिर वो माँ वाला उसका चरित्र जाग पड़ता है। वो बंदूक फेंक के जब भागती है उसके पास, तो उसमें ये दिखाया गया कि अगर बच्चा गलत रास्ते पर भी है और अगर माँ समझदार है तो वो गलत का साथ नहीं देगी। बहुत अच्छा और बहुत देखने लायक सीन है वो लास्ट। ये फेमस सीन था इसका कि हस्बैंड वाइफ का रोल माँ और बेटे का, और बखूबी निभाया दोनों ने। देखो ये टिक कर लो। तो मदर इंडिया, और ये कहाँ गई थी मूवी? ऑस्कर में गई थी, मिला नहीं था अवार्ड, लेकिन गई, बहुत बड़ी बात थी, एंट्री थी ये। वक्त मुझे जीने दो, ये फेमस मूवी है इनकी। इन्होंने फिल्मों के अतिरिक्त राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004-5 में युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। कांग्रेस से उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव जीतकर सांसद बने, ये टिक कर लो, कांग्रेस के थे ये, और मुंबई से सांसद। 68 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2005 को इनका निधन हो गया। ये 1 साल बड़े थे स्वर्ण सम्राट से। स्वर्ण सम्राट अब गए हैं 2020 में, ये कब एक्सपायर हो गए? 2005 में।
पंडित जसराज पढ़ लेंगे। पंडित जसराज का जन्म 20 जनवरी 1930, अंडरलाइन कर लो, जबकि भी ऊपर वाले का जन्म क्या था, 1929, हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। यहां लिख लो पीली मंदोरी या पीली मंडोरी गांव, अब फतेहाबाद, तब हिसार था। पीली मंडोरी गांव, अब फतेहाबाद। नेक्स्ट पढ़ना, इनका संबंध मेवात घराना लिखा है, इसको मेवाती बना लो, मेवाती घराने से है। संगीत की शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम से ली। मोतीराम जी कब एक्सपायर हो गए, जब ये सिर्फ कितने साल का था, 4 साल का। यहां लिख लो 4 साल में ही शिक्षा दीक्षा जो मिल गई पिता से, वो मिल गई। आगे पढ़ना, गायन के अतिरिक्त पंडित जसराज तबला वादन में भी पारंगत हैं। पंडित जसराज को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका। भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अंडरलाइन कर लेना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण यानी दूसरा और तीसरा बड़ा, यहां लिख लो सेकंड थर्ड, विभूषण दूसरा बड़ा और भूषण तीसरा बड़ा, भूषण छोटा है, विभूषण बड़ा। और हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मार्तंड पुरस्कार, हमने कौन सा दिया, संगीत मार्तंड। भारत सरकार ने क्या दिया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और वैसे क्या क्या दिया, पद्म विभूषण और भूषण, हमने संगीत मार्तंड। आगे पढ़ना, इन पुरस्कारों के अतिरिक्त इन्हें संगीत कला रत्न मिला, लता मंगेशकर पुरस्कार मिला, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला, मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार। तो ढेरों पुरस्कार किस बड़े आदमी को मिले, पंडित जसराज। अगला पढ़ लो, सतीश कौशिक। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शेखर कपूर की फिल्म मासूम से की थी 1983। अगला पॉइंट पढ़ लो, 1978 में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक की डिग्री पास कर। नेक्स्ट पॉइंट, हंगामा और ढोल जैसी फिल्मों के निर्माता। ओमपुरी पढ़ लो, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता। 1950 में इनका जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ। एक 29 में था, एक 30 में था, एक 50। कौन था 29 में, सुनील दत्त। पैदा हुए थे पाकिस्तान में, यहाँ आ गए यमुना नगर। कौन से इलाके से सांसद बने, मुंबई से, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते थे। चलो ओमपुरी आगे पढ़ना, ये अंबाला के हैं। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इन्होंने ग्रेजुएशन की। भारतीय फिल्मों के साथ साथ यूके, ये टिक कर लो, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में भी अनेक फिल्मों का निर्माण किया। भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित। इन सब लोगों को लगभग जितने पढ़ते आ रहे हो, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पद्म विभूषण, भूषण किसको मिले, जसराज को। ये जो पढ़ा ये भी पद्मश्री था, जो हीरो थे, और ये भी पद्मश्री, ये टिक कर लो, पद्मश्री। ज्यादातर हीरो वगैरह को पद्मश्री ही मिले हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ना, इन्होंने सिर्फ पढ़ लो इसको, घासीराम कोतवाल, सदगति, अर्ध सत्य, मिर्च मसाला, धारावी, ये फिल्मों का निर्माण किया। 2017 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल शर्मा, 2-4 और पहले पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर इसको किताब से पढ़ेंगे। क्या नाम लिखा है, एक मूवी बना रहे हैं आजकल यशपाल जी, यशपाल शर्मा। कह रहे थे बिल्कुल लगभग पूरी हो गई है, देखो रिलीज कब करेंगे। अगला क्या है, सोनू निगम। नेक्स्ट मल्लिका शेरावत। और क्या था, एक साथ बोलते हो समझ में कम आता है। अच्छा, रणदीप सिंह हुड्डा, रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट कौन है, मधु शर्मा। मधु शर्मा को बाद में, छोटा सा मेन कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। पहला नाम लिखा है यशपाल शर्मा। हरियाणा में आज की डेट में कोई आदमी अगर सच में काम करने की कोशिश कर रहा है ना, देखो कलाकार तो ढेर हैं, लेकिन ये आदमी अपना पैसा लगा के हरियाणा के कलाकारों को इकट्ठे करके, और ये और एक वो जो महिला थी ना जिसने चंद्रावल में रोल प्ले किया था, क्या नाम था, हाँ शर्मा थी वो, कौन सी, क्या नाम था, उषा शर्मा। उषा शर्मा जी और यशपाल शर्मा दोनों हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और पैसा तो लगा ही लगा रहे हैं, वैसे भी भागदौड़ बहुत कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार को भी इन्वॉल्व करें।
और ये कह रहे हैं हम रीमेक बनाएंगे चंद्रावल का। पीछे एक बार हमारी जब मुलाकात हुई थी, एक प्रोग्राम में मिले थे ये, तो कहते हैं हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा है, पर अब तक वो रिलीज नहीं हुई है मूवी। यशपाल शर्मा ने 30 साल अपनी लाइफ के, अपने करियर को दे दिए मुंबई में पैर जमाने में, लेकिन इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते थे कि आज बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है यशपाल शर्मा का। और क्या अजय देवगन, क्या अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सब बड़े बड़े जो टॉप नंबर 1 के कलाकार है ना, उन सबके साथ मूवीज में काम किया है यशपाल शर्मा ने। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, हरियाणा से। अब 2-4 इनकी मूवीज पढ़ लेंगे बाद में। अगला नाम क्या लिखा है? अच्छा, ये हरियाणा के हिसार से। सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे, 1972 में जन्मे थे, और जब 31 साल के थे तो देश में इनका बहुत बड़ा नाम था। वैसे तो ये बच्चे जब थे ना तब से ही कलाकार थे, ढेर टीवी के प्रोग्राम्स में ये आते और बहुत बेहतरीन आवाज, लेकिन देश में इनकी बड़ी पहचान बनी जब ये 31 साल के हुए, और 2003, 4, 5 बड़े लकी साल थे इनके लिए। लगातार एक से एक बड़े अवार्ड, नेशनल लेवल के अवार्ड इनको मिलते चले गए, और एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बन गए थे बॉलीवुड में सोनू निगम। जितने टॉप के कलाकार थे सबके पीछे आवाज देने का काम, क्योंकि ये प्लेबैक सिंगर हैं, पार्श्व गायक, इन्होंने किया। एक से एक बेहतरीन, जितने चाहे वो शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, इस तरह के जितने एक्टर्स थे, क्योंकि 90s में और 2000 के पहले डिकेड में यही टॉप नंबर 1 के हीरोज थे। इन सब के लिए अपनी आवाज दी है सोनू निगम ने, और हम प्राउड से कहते हैं कि ये हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित थे। अगला है मल्लिका शेरावत। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, और आप जानते हैं अगर आप गूगल भी करेंगे ना और आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो 2 डिस्ट्रिक्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले लिखा आता है रोहतक, लेकिन जब आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं इनके गांव और इनके पूर्वजों के बारे में, तो आप देखते हैं मोथ गांव, कहाँ लिखा हुआ है? हिसार। हिसार में इनका जन्म हुआ। अब HSSC अगर ये दोनों ऑप्शन देगा तो फिर HSSC पे दोबारा से केस किया जा सकता है, और मैंने कल बताया था इस बार हाई कोर्ट ने कहा है कि अगला जो है ना सारा खर्चा इनसे लिया जाएगा। इनकी थोड़ी सी बेवकूफी से बच्चे फंस जाते हैं। या तो ऑप्शन दोनों दो मत, भाई रोहतक दे दो, बाकी सोनीपत, पानीपत और इस तरह के दे दो। दोनों ठीक हैं और दोनों की क्लैरिटी नहीं है, तो बच्चा कहाँ से पढ़े? बच्चे की गलती थोड़ी ना है। तो अगर ज्यादा देखोगे डिटेल में तो हिसार आंसर ठीक है, लेकिन तुरंत अगर आप भरते हैं ना गूगल पे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें निकल के आएगा रोहतक। रोहतक और हिसार दोनों आ गए, तो पहली प्रेफरेंस किसके साथ जाना? हिसार। ये ना मिले तो ये, और दोनों मिल जाएं तो भी नंबर 1 पे पहले हिसार टिक करना, ठीक है। ये वैसे तो कोई बहुत बड़ा इनका नाम है नहीं बॉलीवुड में, लेकिन इनके दादा परदादा का बहुत बड़ा नाम आपके इस समाज में, इस देश में था। एक सेठ थे, अमीर थे, और अमीर तो क्या है, पहले हरियाणा के किसान थे। किसान परिवार को छोड़ के अपना कामकाज तुम्हारी उम्र से कम उम्र में चले गए कलकत्ता, अंग्रेजों के टाइम में कलकत्ता चले गए, और वहां जाके सोचा मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा सिर्फ कमाना नहीं, मुझे पैसा बनाना है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके और इतना बड़ा बनना है कि मेरे सामने पैसे की कोई दिक्कत ना रहे। कलकत्ता में अंग्रेजों के टाइम की बात है ये, तब जूट का बहुत बड़ा काज था यहाँ। तो इन्होंने जूट में बैग वैग और थैली और बोरे, इनमें काम शुरू किया, और नॉर्मल सा काम शुरू किया, ऐसे दुनिया करती थी कलकत्ता। ऐसा नहीं कि इनसे पहले किसी ने काम नहीं किया, लेकिन एक चीज होती है सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की कला किसके अंदर है। जैसे एक ही काम 50 लोग एक साथ करते हैं पर कामयाब कोई एक बनता है। इसका कारण होता है सही समय पे सही निर्णय लेना आना, और इनको वो अकल थी क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि ना राजशाही जीवन था, अमीर थे, अच्छे खाते पीते, लेकिन दिक्कतों से निकल के ही जीवन चला था आगे। कलकत्ता में जाके जूट के कामकाज में पैर जमाए, और फिर ऐसे पैर जमाए कि जूट किंग बन गए। इसके दादा के, जो मल्लिका शेरावत है ना, इसके परदादा के भाई थे ये, तो इनका खानदान एक ही था। तो जूट किंग कौन कहलाया ये? हाँ, एक सेठ थे जिनका नाम क्या था? छज्जू राम। छज्जू राम जी ने बहुत मोटा पैसा कमाया, और अंग्रेजों के टाइम में इनकी रिस्पेक्ट थी, और अंग्रेजों ने कहा भाई बहुत बड़ा आदमी है, और ये फिलेंथ्रोपिस्ट थे, मतलब समाज के लिए अच्छा काम करने वाले, तो इनको सर की उपाधि भी दी गई थी। अपने गांव जब तब आते रहते थे कलकत्ता से, यहाँ आते तो देखते कि कलकत्ता, तुम जानते हो पहले हमारी राजधानी क्या थी? दिल्ली तो बाद में बनेगी। इन्होंने फील किया कि कलकत्ता आगे इसलिए है क्योंकि कलकत्ता में क्या अच्छी है?
तो इन्होंने कहा मैं भी पैसा अपना, जो मैंने बहुत पैसा कमाया, मिट्टी का कर्जा है और मैं यहाँ शिक्षा पे काम करूंगा। इन्होंने हिसार में आके और जाट एजुकेशन सोसाइटी बना दी और कहा कि आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, पैसा मैं दूंगा, इस एरिया के बच्चे पढ़ने चाहिए, क्योंकि कलकत्ता में हर बच्चा पढ़ता था उस टाइम पे। क्रांतिकारी और इस तरह के लोग कलकत्ता से ही निकलते थे। इस आदमी ने अपना मोटी कमाई का बड़ा हिस्सा किस चीज पे लगाया? और अगर कोई गलती से इनके पास चला जाता ना कि सेठ छाजू राम जी मुझे पढ़ना है पर पैसे नहीं है घर में, तुरंत उठा के पैसे उसके हाथ में रख दे कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ना है तो मैं पैसा खर्चा मैं उठा लूंगा। और उन्हीं में से एक थे आपके सर छोटू राम। छोटू राम जी ने भी अपने लॉ पढ़ाई का खर्चा, जो लॉ पढ़ा था, किससे लिया था? छज्जू राम से। तो इतने बेहतरीन परिवार का अगर देखें बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग था इसका, मल्लिका शेरावत का। अगला नाम क्या लिखा है? रणदीप सिंह हुड्डा। और आप सब जानते हैं सरबजीत मूवी ने इनको बहुत आगे पहुंचा दिया। एक और आई थी सलमान खान की, क्या था? सुल्तान। सुल्तान थी शायद, कौन सी थी? अच्छा वो तो मैंने नहीं देखी, मैंने सुल्तान देखी थी, उसमें भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन जिसको कहें कि मंझा हुआ कलाकार, जिसमें सच में इसने गजब एक्टिंग की और उसके सीन देख के आपको रोना आता है, वो सरबजीत थी। तो रणदीप सिंह हुड्डा एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया। काम कभी शुरू किया था 2001 में, एक मूवी आई थी मॉनसून वेडिंग। वो मूवी फेमस नहीं हुई ज्यादा, लेकिन 2001 से आज 2022 में हर बच्चे को पता है कि रणदीप सिंह हुड्डा हरियाणा के हैं। और हरियाणा के किस जिले के हैं? रोहतक के। इनका भी रोहतक और मल्लिका शेरावत, लेकिन पहली प्रेफरेंस में हिसार। यशपाल शर्मा हिसार और सोनू निगम फरीदाबाद में। चलो चारों को पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो पेज 245 पर यशपाल शर्मा। पहला पॉइंट देखो, यशपाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं। जन्म हिसार में हुआ। 94 में इन्होंने NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जानते हो यहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और बहुत ज्यादा ये मानो कि जो मंझा हुआ होगा ना, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता होगा, उसी का एडमिशन होगा। पेपर होता है यहाँ कॉम्पिटिटिव पेपर। नेक्स्ट पढ़ो, अपने करियर की शुरुआत 1992 में 1084 की माँ, एक नंबर था एक कैदी का, उसके कारण इस मूवी का नाम 1084 की माँ से की थी। इसी लाइन में आगे टिक कर लो, गंगा जल, उसमें भी इनका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर था यशपाल शर्मा जी का। सोनू निगम पढ़ना, इनका जन्म 1972 में हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर। 2003 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार, 5 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड, 2004 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। ये कोई मजाक नहीं है मिलना, ये सच में अच्छा गाएं, राष्ट्रीय वाला, ये बिकता नहीं है, ये जो सच में काबिल है उसको मिलेगा। तो ये 3 साल बड़े लकी रहे इनके लिए। 3, 4, 5। कहाँ जन्मे थे ये? मल्लिका शेरावत। पूरा नाम, मूल नाम रीमा लांबा। मल्लिका शेरावत का जन्म 1976 को हिसार में हुआ, मोथ गांव। ऑब्लिक में रोहतक भी लिख लो, अगर हिसार ना मिले तो रोहतक टिक कर आना। किनके परिवार से हैं ये? सेठ छाजू राम या छज्जू राम, लिख लो, सेठ छज्जू राम। बहुत बड़े समाज सेवी थे, सर की उपाधि मिली थी। जूट किंग हैं कलकत्ता के, आदमी हरियाणा का और कहाँ का किंग बन गया जाके? कलकत्ता। ये होती है काबिलियत। जूट किंग कलकत्ता। किस चीज में पैसा खूब बहाया कि बेशक पढ़ो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, एजुकेशन। और किस बड़े आदमी के लिए भी पैसा दिया? सर छोटू राम ने लॉ की पढ़ाई के टाइम पैसा इनसे लिया था, छाजू राम से। लिख लेना यहां, जूट किंग कलकत्ता। चलो रणदीप सिंह हुड्डा पढ़ लो। 2001 में मॉनसून वेडिंग नामक फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले रणदीप सिंह हुड्डा का जन्म रोहतक जिले के एक छोटे से गांव जसिया खेड़ा में हुआ था। वर्तमान में बॉलीवुड के सफल अभिनेता। इनकी फिल्में वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई, किक और सरबजीत। जो सच में इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की वो सरबजीत में थी, क्योंकि वो मेन लीड रोल का जो इनको मिला था। मधु शर्मा सिर्फ पढ़ लो, रागिनी गायिका हैं ये, प्रसिद्ध रागिनी गायिका लिखना चाहिए था। मधु शर्मा का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, पेहोवा में।
इनकी रागनी ऐसे एक एक तो क्या याद रखी जाएगी, छोड़ दो। सुरेंद्र शर्मा, हास्य कलाकार सुने हैं ना सबने, 2 लाइन सुना रहा हूं, इस तरह से स्टाइल में, मारवाड़ी स्टाइल में बोलते हैं। और ज्यादातर इनकी लाइन होती है हस्बैंड वाइफ, और वाइफ की हमेशा ऐसी मतलब बुराई करते हैं कि सुन के भी आपको लगेगा कि आदमी बेचारे इतने निरीह जीव हैं, बेचारों को बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसकी सारी कविताएं ऐसी ही हैं। हाँ यस मैम का कौन भुक्तभोगी है, ये इतना चलो लेट, किसने दिया ये रिस्पॉन्स? अनमैरिड है या शादीशुदा है बेचारा? शादीशुदा है। बस बस बस, अगर बेचारा शादीशुदा है तो पीड़ित है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, आगे पढ़ो। चलो बस फटाफट पूरा करें, इसको पढ़ें। सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध हरियाणवी हास्य कवि हैं और ये नांगल महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं। कविताओं में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हास्य कवि हैं ये। अगले पेज पर आ जाओ। और इनकी हमेशा शुरुआत 4 लाइना सुना रहा हूं, ये तुमने बहुत बार सुना भी होगा ना, ऐसे बीच में से गंजे से हैं, छोटी सी हाइट के, बहुत बढ़िया। और अपनी बात कह के कभी हंसते और मुस्कुराते नहीं है, ऐसे सीरियस मोड में कहते हैं बात कि आदमी को लगे कि आदमी पता नहीं क्या कह रहा है, और बात होती है हास्य व्यंग की। नेक्स्ट पढ़ लो। कवि सम्मेलन में हास्य रस की परंपरा स्थापित करने वाले सुरेंद्र शर्मा को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। पद्मश्री जो जिस साल में तुम्हारा पेपर हो ना, उस साल के कम से कम पढ़ लेने चाहिए मेन, जैसे इस साल वाले पद्मश्री सारे याद नहीं करने होते, वो तो कभी 70 को मिलते हैं, कभी 90 को, सारे थोड़ी याद होते हैं। लेकिन मोटे मोटे से, जैसे कोई क्रिकेटर अगर है, कोई मूवी से जुड़ा है, कोई गायक है, कोई बड़ा समाज सेवी है, तो इनके नाम पढ़ जाने चाहिए। पद्म विभूषण सारे याद करने चाहिए, वो मिलते ही 2-1 को हैं, 4-5 को, इससे ज्यादा नहीं। पद्म भूषण भी 7-8 को मिलते हैं। श्री सबसे ज्यादा बांटते हैं, श्री बहुतायत में बंटते हैं, तो श्री सारे याद नहीं हो सकते। भारत रत्न तो इक्के दुक्के को कभी मिलता है, कई सालों से पीछे मिला भी नहीं है। विभूषण सारे याद करना, भूषण भी देख लेना, लेकिन श्री मोटे मोटी सी नजर मार लेना, जैसे किसी गायक को, क्रिकेटर को अगर मिला हो तो पता होना चाहिए। चलो अगला पॉइंट देखो। नसीब सिंह कुंडू, अभी डेथ हुई है ना एक दरियाव सिंह की, पता चला तुम लोगों को? रुंडा खुंडा की भूमिका नहीं थी चंद्रावल में, पानीपत के जो थे वो भी पीछे एक्सपायर हो गए हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही। चलो पढ़ के देखो। ये नसीब सिंह कुंडू का जन्म हरियाणा के रोहतक के टिटोली गांव में हुआ था। फिल्म चंद्रावल में इन्होंने अभिनय किया। चंद्रावल फिल्म के बाद भी ढेर अभिनय, लेकिन ये उस मूवी के कैरेक्टर थे। उस मूवी को दोबारा बनाने में कौन बड़े बॉलीवुड के आदमी काम कर रहे हैं? यशपाल शर्मा। शर्मा जी कहाँ के हैं? हिसार के हैं शर्मा जी। चलो अब मैं इस टॉपिक को आज यहीं रोक रही हूँ, एक दूसरा टॉपिक बीच में जो टफ है वो थोड़ा सा स्टार्ट कराती हूँ, ताकि एक दिन में जब पढ़ाऊं तो तुम्हें परेशान ना होना पड़े। एक बार देखो जरा, भौगोलिक कहीं पे होगा, 87 पेज निकालो। कल कराऊंगी बाकी कैरेक्टर्स, इसके थोड़े ही रह गए, ज्यादा नहीं रहते, इंपॉर्टेंट करा दिए। पेज 87, हरियाणा का भूगोल। हरियाणा का भूगोल। चलो अब किताब खोल के बोर्ड पे देखो और समझो। अगले 15 मिनट तुम्हारी अब कम से कम कल की क्लास पूरी, और हो सकता है परसों की भी, डिपेंड करेगी आज के इन 15 मिनट के ऊपर। सब लोग समझ लेना, टॉपिक रटने का बिल्कुल नहीं है, रटोगे तो तुम फंस जाओगे। हमारी जो धरती है ना, इस पर 4 युग हुए हैं मेन, जो पेपर में आ सकते हैं। एक काल था ओजोइक काल, एक काल था पैलियोजोइक, एक काल था मेसोजोइक, और एक काल था सेनेजोइक। सिर्फ सुनना और समझना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बिना कुछ लिखना। पहला नाम क्या लिखा था? ओजोइक काल में ना सब कुछ निर्जीव था, लाइफ नहीं थी, सब कुछ शांत था और जमा पड़ा था। लाइफ का नामो निशान नहीं था, न पानी में, न जमीन पर, न हवा में। तो इसे हम कहते हैं निर्जीव युग था। ये कोई जीव नहीं था,
निर्जीव युग। इतनी ठंड, इतना मौसम अजीब कि जिसमें लाइफ हो ही नहीं सकती। जैसे आज बाकी प्लेनेट है ना दूर वाले, एक ऐसा टाइम आपकी अर्थ पर भी था। ये मिलियंस ईयर्स पहले था, ओजोइक काल। तो इसमें तो कुछ रहा नहीं होगा। इसके बाद कौन सा आया? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को कहते हैं ये जीवन युग का पहला काल था। जीवन युग यानी लाइफ शुरू हुई। आप सब जानते हैं लाइफ कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले पानी में, है ना। अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पता होगा। तो सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी में हुई और एक लंबे समय तक जीवन पानी में ही रहा। फिर पानी से जीव निकल के लैंड एरिया पे आया। फिर धीरे धीरे जब जीवन बदल रहा था ना, तो धरती का स्वरूप भी बदल रहा था। ये पहाड़, ये नदियां स्टार्टिंग से नहीं थे, ये टाइम के साथ साथ बने। पैलियोजोइक काल में जीवन युग का प्रारंभ हुआ तो बहुत परिवर्तन नहीं आया, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइफ होने लग गई। कहीं कहीं सिंगल सेल्ड अमीबा टाइप की चीजें पानी में पैदा होने लग गई। बहुतायत में ना सही, लेकिन शुरुआत थी। फिर आया मेसोजोइक युग। मेसो मतलब मिडिल, बीच का। जैसे कहते हैं ये मध्य युग था। जीवन युग चल रहा था और जीवन युग का ये मध्य काल था। इस टाइम पर अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस हुए। नदियां, पहाड़, पर्वत, पूरी धरती पर, इंडिया पर नहीं, पूरी धरती पर कहीं कहीं चेंजेस आने लग गए। जैसे कहीं भूकंप आया, कहीं ज्वालामुखी फटा, कहीं पहाड़ बने। तो ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई? और फिर सेनेजोइक काल में जैसी धरती आज है ना, लगभग लगभग ऐसी बन के सामने आई। तो लाइफ इस तरह से आगे धीरे धीरे मिलियंस ईयर्स लग गए आज के जीवन तक पहुंचने में। हम ये तो जानते ना, होमोसेपियंस प्रजाति कैसे जानवर से, तो ये यहाँ से देखो कभी निर्जीव थे, फिर पहली लाइफ सिंगल सेल की बनी, फिर धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ा और फिर फाइनली किस स्टेज में आया? सेनेजोइक। हरियाणा इन दो कालों की देन है। हरियाणा में ओजोइक काल के बारे में नहीं पता, बर्फ जमी पड़ी रही होगी यहाँ। पैलियोजोइक में भी हरियाणा में कोई चेंज नहीं आया, इस जमीन के हिस्से पे कोई परिवर्तन नहीं आया। मेसोजोइक में हरियाणा में चेंजेस आने लग गए। ये पहाड़ जो आज है ना आपके शिवालिक वाले, और नदियां, ये धीरे धीरे बनने लग गई, यानी एक स्थलाकृति उभरने लग गई। किस काल में जाके? और फिर जैसा हरियाणा आज है, ये हरियाणा बन के सामने कब आया? सेनेजोइक। तो कहें हरियाणा में जीवन का प्रारंभ किस काल में हुआ? हरियाणा में। हाँ, जीवन से मेरा मतलब है जो आज का स्ट्रक्चर है, इसकी शुरुआत तो किस काल में हुई? मेसोजोइक। समझ में आ गई ये बात? 4 जोइक हैं ये। पहले वाला ओजोइक, मरे पड़े थे, कोई था ही नहीं, जिंदा ही नहीं था, लाइफ ही नहीं थी। फिर क्या आया? हाँ, प से पहला होता है ना, प से पैलियो, तो सबसे पहले क्या आया? पैलियो। फिर बीच में आया मेसो और लास्ट में आया सेनेजोइक। तो लाइफ सबसे बेहतरीन जो आज है, ये किस काल के बाद है? किसमें धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलें और ये पहाड़ और ये सब दिखे? मेसोजोइक में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तुम सब जानते हो हमारी धरती पर भारत की स्थिति कहाँ है? 2 तरह की लाइंस है ना अर्थ पे, इमेजिनरी। कौन कौन सी लाइन है? अक्षांश और देशांतर। ये जो पड़ी रेखाएं हैं, इन्हें आप कहते हैं अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स। और जो इस तरह से हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स, जिन्हें आप कहते हैं देशांतर। देशांतर, बिल्कुल। ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसे जैसे खरबूजा होता है ना, इस तरह से तरबूज होता है, इस तरह से हैं। देशांतर और अक्षांश पूरी धरती पर इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने बनाई हैं, ताकि हम बता सकें भाई ये वाला देश यहाँ स्थित है, वरना कैसे बताएंगे। तो इस पूरे में आप अक्षांश सिर्फ 2 तरह के होते हैं, यहाँ से यहाँ उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश। तो आप उत्तरी अक्षांश में पढ़ते हैं क्योंकि ये है 0 डिग्री और आपका इंडिया का सबसे नीचे का पॉइंट है 8 डिग्री। अगर मेनलैंड की बात करें, अंडमान निकोबार तो फिर 6 पे पहुंच जाएगा। 8 डिग्री आप मेनलैंड की बात करो तो आप किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो आप इंडिया में उत्तरी गोलार्ध, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इन लाइंस की बात करें तो आप किस तरफ हैं? पश्चिम में या पूर्व में? आप इस तरफ हैं। इस तरफ क्या है? ये देखो, इस तरफ अगर देखोगे तो ये पूर्व है और इधर देखोगे तो पश्चिम। हम कहते हैं ना पश्चिमी देशों की चीटिंग करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। तो हम किस तरफ हैं? पूर्व में, यानी हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। किस तरफ का पूर्वी? इस तरफ का। ये मान लो, मैं इसको रेड कलर से बना देती हूँ। ये देखो,
इसके इस तरफ वाले हैं पूर्व और इसके इस तरफ वाले हैं पश्चिम। ये जो बीच की लाइन है इसको हम ये कर लेते हैं, ये इसके ऊपर वाले हैं उत्तरी और इसके नीचे वाले हैं दक्षिणी। तो हम उत्तरी और पूर्वी में स्थित हैं। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। उल्टा मत कराना, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। देशांतर कभी भी उत्तर दक्षिण में नहीं हो सकते क्योंकि वो खड़ी रेखाएं हैं, वो हमेशा होंगी पूर्व और पश्चिम में, और अक्षांश हमेशा कैसी होंगी? उत्तर और दक्षिण में। अब आप इंडिया कहाँ देख रहे हैं? आप किन डायरेक्शंस में? उत्तर और पूर्व में। और इंडिया में आप कहाँ हैं? हरियाणा में। इंडिया में आप कहाँ हैं? उत्तर। हाँ, हम इंडिया के उत्तर पश्चिम में हैं। इंडिया में अगर हमें देखें, लोकेट करें, तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिम में हरियाणा ढूंढो। और उत्तर पश्चिम में हरियाणा जो कितना लैंड एरिया लेके बैठा है? हाँ, ये कितना परसेंट है? 1.34। और पॉपुलेशन कितनी है तुम्हारी? 2.09। ऐसे पता करना चाहिए, याद होना चाहिए ये। तो उत्तर पश्चिम में, अब देखो बोर्ड पर ही जो मैंने ये ड्रॉ किया ना, इसमें हमें डिग्री भी पता हो। जैसे इंडिया कितने से कितने के बीच में है? 8, 68, 37, 97, 4, 6, 7, 25। ये हर एक को याद हो, ये इंडिया है। मैप पे ग्लोब में तुम्हें कहीं ढूंढना हो तो तुम देखोगे 8, 68, 37, 97। ऐसे याद करना आसान है, 8, 68, 37, 97। लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं जाता, ये लिखा जाता है ये अलग और ये अलग। ये हैं आपके उत्तरी अक्षांश और ये हैं आपके पूर्वी देशांतर। देशांतर में आप 68 से 97, ये जो बाद वाला डिजिट होता है ना, इसको मिनट बोलते हैं। ये मिनट है, ये डिग्री है आगे वाली और पीछे वाली मिनट है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में, हाँ, सन को, जैसे सन के सामने से अर्थ निकलते 4 मिनट लगते हैं। और 1 डिग्री बराबर लगभग 111 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब काफी स्पीड से धरती घूमती होगी क्योंकि कितनी सारी डिग्री घूम जाती है। अब ध्यान से देखो, 8 से 37 ये उत्तरी की बात कर रहे हैं, जो ऐसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री। तो आप इनके बीच में इंडिया है और इसके बीच में कहीं हरियाणा भी होगा। हरियाणा काफी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसके इर्द गिर्द मिलेगा। तो हरियाणा कितने से कितने के बीच में है? कितने के बीच में है हरियाणा? अरे इसमें व्हाइट कलर है ही नहीं, ये रहा, देखो बोर्ड पर। हरियाणा है 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। कितने पर भारत खत्म होने वाला है? तो तुमसे ऊपर थोड़ा सा पंजाब, हिमाचल और कश्मीर, तो तुम काफी ऊपर हो ना। अब 8 डिग्री पे क्या था? कन्याकुमारी, फिर केरल, फिर ऊपर, इतना करते करते तुम कितने पर आए हो? 27। तो तुम उत्तरी हिस्से में हो, इसलिए तुम 27 पर बैठे हो। 8 से 37 के बीच में तुम 27 से 30 तक फैले हुए हो। और 68 से 97 के बीच में 74 से 77 डिग्री इनके बीच में फैला है। ये सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का छोटा सा हिस्सा ही तो हम हैं। 1.34 होता ही कितना है? तो देखो तुम कितनी थोड़ी सी दूरी कवर करते हो, 27 डिग्री से 30 डिग्री, ये पड़ी रेखाओं की, और खड़ी रेखाओं की 74 से 77। अगर तुम समझ पाओ तो 3 डिग्री वहां है, 3 डिग्री वहां। भाई 111 किलोमीटर, 111 तो ज्यादा नहीं है, आपका हिस्सा छोटा सा है क्योंकि टोटल हिस्सा ही हमारे पास कम है। इनके बीच में हरियाणा है, और हरियाणा भारत की किस डायरेक्शन में है? और भारत वर्ल्ड की किस डायरेक्शन में है? उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। 8, 68, 37, 97 इनके बीच में तुम 27 से 30 पे आते हो, और 68 से 97 में तुम 74 से 77। 3 डिग्री ये है, 3 ही डिग्री ये है। क्लियर ये बात? ठीक है। इंडिया अगर देखें, नेचुरल बाउंड्री हमारे और यूपी के बीच में कौन सी नदी है? वो कैसे बहती है? जो भी नदी पानी ज्यादा लेके चलेगी वो सर्पाकार ही चलेगी। एक नदी और भी आपकी, घग्गर,
सबसे उत्तर से निकल के आती है, लेकिन ये आपके और पंजाब के बीच में उतनी क्लियर बाउंड्री नहीं बनाती जितनी यमुना आपके और यूपी के बीच, क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी हरियाणा का, वो एक बॉर्डर पे बहती है। अब ध्यान से देखो, ये इनके बीच में बसा हुआ हमारा हरियाणा, इसमें सबसे ऊपर 3 हिस्सों में तो पहाड़ हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जिन्हें आप कहते हैं शिवालिक। शिवा से कौन से भगवान याद आते हैं? तो हम जानते तो हैं, भगवान शिव ही तो पहाड़ों पे रहा करते थे, जो शिव का था निवास वो पहाड़ी तो थे। तो शिवालिक, हाँ, शिवालिक किसके कारण पड़ा? ये शिव जी, कि भगवान शिव का निवास था हिमालय में, तो इसका नाम, सबसे निचली श्रेणी का नाम शिवालिक डाल दिया। वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़, अब तो क्या पहाड़, अब तो चट्टाने हैं और कोई ज्यादा पेड़ पौधे नहीं, कीकर है बस यहाँ, बबूल, और कुछ नहीं है। ये हिस्सा ज्यादा है 3.09 और ये हिस्सा 1.67। इनको तो कहें तो ये तबके हैं, जब वो पैलियोजोइक काल था ना पुराना, तब से ये थे। लेकिन वो अगर कहें नदियां वगैरह कहें तो मीसोजोइक में, और ज्यादा बढ़िया किस में बनी फिर? सेनेजोइक में। इन पहाड़ों के नीचे, क्योंकि ये नए पहाड़ हैं हिमालय के, इनमें जैसे 3 पहाड़ हैं हिमालय में, पहाड़ इन द सेंस रेंज, हिमालय की एक रेंज जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी बहुत ऊंची, फिर एक उसके नीचे थोड़ी कम, फिर काफी कम। इसका नाम क्या था? इसे कहते हैं बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सबसे ऊंचे पहाड़। इस पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता, और माउंटेनियरिंग करने वाले अपनी जान बिल्कुल ये जोखिम में डाल के यहाँ माउंटेनियरिंग करते हैं। कई बार आप अनीता कुंडू जी से मिले हो, ऐसे कई बड़े बड़े कैरेक्टर, ये सब इन तक जाने की चाह रखते हैं। यहाँ जाके ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है कि अगर आप वैसे ही चले जाएं बिना तैयारी के तो फिर वापस नहीं आते, डेड बॉडी पड़ी होती है रास्ते में। जब ये लोग माउंटेनियरिंग जा रहे होते ना ऊपर पहाड़ों पे, तो वो गली भी नहीं है। 10 साल 20 साल पहले कोई गया था, वो मर गया और वो वहीं पड़ा है। ठंडक कितनी है कि शरीर गलेगा ही नहीं, कभी डिकम्पोज नहीं होगा, पर वहां से बॉडी को लाएं कैसे? इसलिए बहुत सारा कि मान के चलो रिस्क होता है जब इस तरह के गेम्स लोग करते हैं। ये सेकंड वो है जहां आप टूरिस्ट घूमने जाते हैं, जिसमें आपका फिर जितना ये है ना हिमाचल प्रदेश, हाँ, जितने तुमने नाम सुने हैं घूमने फिरने के, ये सब यही हैं। इसमें शिमला, मसूरी, रानीखेत, उत्तराखंड की सारी जितनी पहाड़ियां हैं वो सब इसी का हिस्सा। सबसे नीचे क्या है? ये शिवालिक। अब इनमें सबसे बाद में शिवालिक बना, तभी उसकी हाइट कंपैरेटिवली कम है। तो जो बाद में बना वो कच्चा होगा पहाड़, पुराना पहाड़ पक्का हो जाता है। कच्चे पहाड़ में अपर्दन कम होगा या ज्यादा होगा, इसीलिए शिवालिक में अपर्दन ज्यादा होता है। और यही कारण है कि मिट्टी लेकर आती हैं आपकी नदियां, और यही कारण है कि हरियाणा में खादर और बांगर है, इन पहाड़ों के कारण। ये पहाड़ ना हो तो फिर आपके यहाँ खादर बांगर कैसे बने? जो सबसे पहली रेंज है शिवालिक की, इसके नीचे ना ऐसे कंकर पत्थर है 25-27 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, और ये फैले हैं उन्हीं जिलों में जिनमें शिवालिक है। तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कंकर पत्थर के मैदान। अब कंकर पत्थर हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि खेती अच्छी नहीं हो सकती, कंकड़ में खेती कैसे करोगे? तो ये अनुपजाऊ इलाका, यहाँ खेती वैसे नहीं करते आप, ये अनुपजाऊ इलाका। इसके नीचे वाला इलाका जहां जहां बिल्कुल हर साल पानी बाढ़ टाइप आती है, वो डूबने वाली नहीं, पानी के साथ मिट्टी बहकर आती है, ये आपका सबसे बेस्ट एरिया, जिसे आप कहते हैं खादर। हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आता है, ये वाला इलाका सबसे ज्यादा उपजाऊ। और इसके अंदर का इलाका कुरुक्षेत्र से समझ लीजिए, और कैथल और करनाल का कुछ हिस्सा खादर, बाकी बांगर, फिर बाकी यहाँ जींद है, फिर आपका पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये पूरी पट्टी जो बीच की है, इनमें बार बार पानी नहीं आता। लेकिन एक समय था जब यहाँ तक पानी आया था, कभी पुराने टाइम में, जब मीसोजोइक काल रहा होगा, उसके बाद का काल, तो यहाँ तक पानी अपना जमा गई थी, रेत जमा गई थी, ये नदियां। और ये सबसे उपजाऊ मैदान का ही एक पार्ट है, लेकिन उतना उपजाऊ नहीं है जितना ये वाला था। इसको आप नाम देते हैं बाढ़ का मैदान। ये बाढ़ भयानक वाली नहीं है, हर साल नई मिट्टी बिछने वाली बाढ़, तो अच्छी बात है। ये खादर कहलाता है बाढ़ का मैदान, और इससे आप कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मैदान, जिसको क्या नाम दिया जाता है? बांगर। तो बांगर का इलाका पुरानी जलोढ़ मिट्टी
और नई खादर मिट्टी नई जो हर साल आती है। देखो 1, 2, 3 और 4 रीजन अपने देख लिए। इसके बाद ये वाली पट्टी जो राजस्थान से लगती है, याद है 1262, महेंद्रगढ़ के साथ 4 जिले और राजस्थान के 7 जिले, हमारे भी 7 जिले, याद होगा ना सबको ये। हाँ, इनमें ध्यान से देखो, इन हिस्सों में जो ऊंचाई है हमारे इसकी जमीन की वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस हिस्से में जमीन की ऊंचाई ज्यादा थी। यहाँ एवरेज 220 से 300 मीटर तक की ऊंचाई का समुद्र तल से अगर मापें, ये आपका एरिया है। इस पट्टी में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा और हरियाणा का सबसे निचला इलाका यहाँ है, जिसको आप कहते हैं अनकाई दलदल। दलदल है ये छोटा सा इलाका, अनकाई दलदल। दलदल वहां बनेगा जो बाकी एरिया से नीचा इलाका होगा और पानी जमा मतलब पानी उसमें हर टाइम भरा रहता होगा। तो आपके हरियाणा में, इतने बढ़िया हरियाणा में, सिर्फ एक छोटा सा इलाका अनकाई दलदल है और इसकी निचाई सबसे ज्यादा है हरियाणा में, या कह लो सबसे कम ऊंचा इलाका हरियाणा का। कहां पर है ये? हाँ, अब वो क्वेश्चन पूछने में उसकी मर्जी है, वो ये कह दे कि हरियाणा का सबसे निचला इलाका या हरियाणा का वो इलाका जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, वो क्या कहलाता है? हाँ, ये भी एक पार्ट है हमारे भौगोलिक स्वरूप का। इसके बाद देखो, जो ये पट्टी राजस्थान के साथ लगती है ना, यहाँ पे रेत उड़ के आता है और जब रेत आता है कच्छ के रण से, गुजरात से गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं, तो वो रेत को लाके अपने यहाँ 2 तरीके के मैदान बनाती हैं। शांति से समझ लेना, एक का नाम है तरंगित बालू का मैदान और एक का नाम है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। 2 एक जैसी बातें, जैसे ये खादर और बांगर थे ना एक जैसे, ऐसे ही जो बिल्कुल राजस्थान के पास का लगता एरिया है, अगर हम भिवानी से या हिसार से उसको देखें, हिसार भिवानी से, तो यहाँ की पूरी पट्टी में आपको पूरे हिस्से में नहीं लेकिन राजस्थान से लगती पट्टी में बालू के टिब्बे दिखाई देंगे। और ये टिब्बे जो है ना, टिब्बे, इनकी ऊंचाई भी ठीक ठाक सी है, यानी अच्छी ऊंचाई जैसे राजस्थान में मिलती है। ये 3 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई तक के बालू के टिब्बे हैं। ये अंदर नहीं है, ये राजस्थान की पट्टी के साथ लगते थोड़े से एरिया को कवर करते हैं। ऊंचाई कितने से कितनी बताई? 3 मीटर से 15 मीटर के बीच में ऊंचाई। और सोचो कोई आसपास तो एरिया ठीक ठाक, एक टिब्बा बन गया ऊंचा सा 3 या 6 या 9 या 15 मीटर, तो क्या होगा, जब हवा आएगी तो उस टीले के ऊपर की मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी, यानी मिट्टी का अपर्दन होगा। और जब ऊपर की मिट्टी उड़ेगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो ये देखो ऐसा सा टिब्बा है ये। अब इसके ऊपर हवा आई तेज, तो हवा यहाँ से इसको उड़ा देगी ना मिट्टी को, ये हिस्सा थोड़ा सा ऐसा गहरा सा बन जाएगा और यहाँ पानी भर के और ये झील बन जाएगी। ये कोई गहरी झील नहीं है, ये है छिछली झील। छिछला मतलब बहुत कम गहरा, कम गहरा, तो ये छिछली झील बन जाएंगी और इस झील को बोल देते हैं बावड़ी। क्या बोल देते हैं इसको? हाँ, बावड़ी, या इसी को हमारे यहाँ स्टंप बोल देते हैं, ठूंठ भी बोल देते हैं, ठूंठ या स्टंप या बावड़ी। तो ये किस इलाके में मिलेगी? जहाँ क्या बने हुए हैं? बालू के टिब्बे। ये टिब्बे बहुत ज्यादा होंगे या कम ही होंगे? कम ही होंगे, इतना कहाँ रेत उड़ के आ रहा है यहाँ। लेकिन ये भी एक आपका फीचर है। इसके थोड़ा आगे आओगे ना तो इतने ऊंचे टिब्बे नहीं है, लेकिन वहां भी लहरदार ऐसा मैदान है, हल्का, मतलब इतना समतल नहीं जितने में हम रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लहरें सी हैं मैदान में, रेत की परत है। तो ये भी इसका एक पार्ट है। ये टिब्बे युक्त नहीं है, ये तरंगित बालू का मैदान। तरंग देखा ना, लहर हल्की हल्की इस टाइप की, यानी इस रेत के 2 मैदान हैं, एक बालू के टिब्बे युक्त और एक तरंगित। बालू के टिब्बे की हाइट कितनी बताई? 3 से 15। उसमें छिछली झील का नाम क्या बताया? बावड़ी या स्टंप या ठूंठ। क्या ये समझ में आ गया? और लास्ट एक फीचर, ये पहाड़ियां मैंने पहले ही बता दी कौन सी हैं ये। अब ध्यान से देखो, ये 8 फीचर बताए तुम्हें। 1 पहाड़, दूसरा गिरिपाद, तीसरा बाढ़, चौथा जलोढ़, 5वां अनकाई दलदल, 6ठा बालू के टिब्बे, 7वां तरंगित और 8वां, कितने फीचर्स हैं ये? 8। डॉक्टर जसबीर सिंह की किताब में ये 8 फीचर्स लिखे हैं, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। चलो।